अरे ये क्या? ये ध्वनि सुनकर तो मेरी आंखें बंद ही होती जा रही है। राक्षस इतना बोलते ही जमीन पर गिर पड़ता है। अरे वाह, बांसुरी ने तो बाखूबी अपना काम किया। अब मैं भी जल्दी से अपना काम करता हूँ। जयसिंह जल्दी ही उस माला को राक्षस के गले से निकाल लेता है। अब क्या करूँ, इसे नष्ट कैसे करूँ? मैं ऐसा करता हूँ, जल्दी से इसे पत्थर से तोड़ देता हूँ। जयसिंह माला को एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर रखकर उसके ऊपर एक पत्थर पटकता है तो वह माला नष्ट हो जाती है। माला के नष्ट होते ही उस जादूगरनी का जादू समाप्त हो जाता है और वह राक्षस भी समाप्त हो जाता है। राक्षस तो समाप्त हो गया। मेरे हिसाब से वो गाय वहीं पर आने वाली ही होगी। चलो चलता हूँ। वह तुरंत ही गुफा से बाहर आता है तो देखता है कि गाय सामने ही आ चुकी है। वह तुरंत ही गाय की पूंछ को पकड़ लेता है। अब मुझे सीधे उस नगर की ओर ही चलना चाहिए। इतना बोलकर वह तुरंत ही उस नगर की ओर निकल पड़ता है और जल्दी ही वहां पर पहुंचकर उस अंगूठी को उठाकर अपने मित्र के पिंजरे पर स्पर्श कराता है तो उसका मित्र अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। अरे क्या हुआ मित्र, हम दोनों यहाँ पर कैसे आ गए और वो बुढ़िया कहाँ गई? फिर जयसिंह सारी कहानी अपने मित्र को बताता है। अपने मित्र की यह बात सुन राजकुमार उसके गले लग जाता है। मेरे भाई, यदि आज तुम मेरे साथ नहीं होते तो मैं कब का मर चुका होता। मैं तुम्हारा ये एहसान अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकता। नहीं राजकुमार, आप ऐसी बातें ना करें। ये तो मेरा फर्ज था, एक मित्र होने के नाते या फिर एक सेवक के नाते। चलो मित्र, अब हमें आगे का सफर तय करना चाहिए। फिर वह दोनों मित्र वहां से निकल पड़ते हैं। उन दोनों को चलते चलते लगभग रात हो गई थी। राजकुमार जी, अब तो रात भी हो चुकी है, हमें कहीं रुक जाना चाहिए। हाँ मित्र, तुम एकदम उचित कहते हो। चलो हम दोनों उस पेड़ के नीचे चलकर रुक जाते हैं। दोनों मित्र उस बड़े से पेड़ के नीचे जाकर विश्राम करते हैं। राजकुमार तो कितने नाजुक हैं, हमेशा लेटते ही सो जाते हैं। अरे ये युवती कौन है और इतनी रात्रि में अकेले कहाँ जा रही है? राजकुमार, जल्दी से उठो, जल्दी से उठो और सामने देखो कौन है। उसके कई बार पुकारने पर भी राजकुमार की नींद नहीं खुलती। हे भगवान, ये राजकुमार तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे। मुझे अकेले ही इसका पीछा करना होगा। यदि थोड़ी सी देर हो गई तो वो गायब हो जाएगी। वह तुरंत ही उस युवती का पीछा करने लगता है।
आखिर ये युवती इस कुएं के पास जाकर क्यों रुक गई? क्या है इस कुएं के भीतर? हे ईश्वर, मुझे माफ करना। मैं यह कदम मजबूरी में आकर उठा रही हूँ। इतना बोलकर वह युवती उस कुएं में छलांग लगा देती है। अरे राम राम राम, ये युवती तो कुएं में छलांग लगा गई। मुझे इसे बचाना चाहिए। वह तुरंत ही कुएं में छलांग लगा देता है। कुछ ही देर में वह युवती को लेकर बाहर निकल आता है और उसके पेट को दबा दबा कर सारे पानी को बाहर निकाल कर उसे होश में ले आता है। कौन हो तुम और तुमने मुझे मरने से क्यों बचा लिया? मेरा नाम जय सिंह है और मैं भीमगढ़ राज्य के मंत्री का पुत्र हूँ। परंतु तुम कौन हो जो इस कुएं में कूदकर अपनी जान लेने जा रही थी? मेरा नाम रेखा है और मैं मत्स्य राज्य के एक छोटे से नगर प्रीतमपुर में रहती हूँ। आज मैं अपनी जिंदगी से तंग आकर इसे समाप्त कर देना चाहती थी। लेकिन क्यों? आखिर तुम आत्महत्या क्यों करना चाहती थी? बताओ मुझे। मैं आपको क्या बताऊं? मेरी आत्महत्या का कारण मेरे पिताजी ही हैं, जो जबरन मेरा विवाह एक कान्हे राजकुमार के साथ करवा देना चाहते थे। लेकिन क्यों रेखा? आखिर तुम्हारे पिता ही तुम्हारे साथ इतना गलत काम क्यों कर रहे हैं? एक पिता ही अपनी पुत्री की जिंदगी को क्यों बर्बाद कर रहा है? जय सिंह, मेरे पिता मेरे विवाह के बदले राजा से ढेर सारा धन दौलत ले चुके हैं। वह मुझे राजा के हाथों बेचना चाहते हैं। कल मेरा विवाह है, इसलिए मेरे पास अपने आप को बचाने का कोई उपाय नहीं सूझा, तो मैंने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। नहीं नहीं रेखा, आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। इंसान का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। हमें कठिन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करना चाहिए। आत्महत्या करना कठिन परिस्थितियों का हल नहीं। तो फिर आप ही बताइए, मैं क्या करूं? उस कान्हे राजकुमार से कैसे बचूं? यदि तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनना पसंद करोगी? जयसिंह की यह बात सुनकर युवती बहुत खुश हो जाती है। हाँ जय सिंह, मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन रेखा, एक समस्या है। बोलिए, वह समस्या क्या है? हम दोनों मिलकर उस समस्या का समाधान निकालेंगे। प्रिय, मैं अपने मित्र राजकुमार के साथ एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए निकला हूँ। फिर वह सारी दास्तान उस युवती को सुनाता है। आप चिंता ना करिए, इसका भी हल है मेरे पास। जय सिंह, यहीं पास में एक गुफा है। उस गुफा में मेरी मित्र हिरनी रहती है। मैं कुछ दिनों के लिए वहाँ पर रह सकती हूँ। मेरे साथ चलो, मैं आपको उस गुफा के पास ले चलती हूँ। फिर वह दोनों उस गुफा के लिए निकल पड़ते हैं। वह दोनों जल्दी ही उस गुफा के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वह हिरनी रहती थी। हिरनी, मेरी मित्र, तुम कहाँ हो? देखो, मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। युवती के इतना बोलते ही गुफा के भीतर से एक हिरनी और उसका छोटा बच्चा बाहर आते हैं। अरे रेखा, तुम इतनी रात्रि में यहाँ पर क्या कर रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? फिर रेखा सारी कहानी हिरनी को सुनाती है। क्या मैं तुम्हारी इस गुफा में कुछ दिनों के लिए रह सकती हूँ? हाँ हाँ मित्र, क्यों नहीं। यदि तुम यहाँ पर रुकोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा रेखा, तुम अपना ख्याल रखना। मैं जल्दी ही तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। रुकिए कुमार, मेरी बात को सुनो। बोलिए हिरनी, तुम क्या कहना चाहती हो? तुम मयूर राज्य तो जा रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मयूर राज्य समुद्र के बीच है और वहाँ पर 2 दैत्य रहते हैं, जिन्होंने सदियों से मयूर राज को बंदी बना रखा है। वहाँ पर सब कुछ उनकी मर्जी से ही होता है। हिरनी, वो सब तो मुझे नहीं पता कि मैं समुद्र कैसे पार करूँगा, लेकिन हाँ, ईश्वर ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया तो जल्दी ही मयूर राज्य भी पहुँचा देंगे। कुमार,
मैं तुम्हें एक ऐसे खड़ाऊ के बारे में बताती हूँ जिसे पहनकर कोई भी आकाश में उड़ सकता है। लेकिन हिरनी, वो खड़ाऊ मुझे कहाँ मिलेगी? वह खड़ाऊ यही पहाड़ी के ऊपर एक गुफा है। उस गुफा में एक महान संत रहा करते थे। वह अक्सर ही आकाश में उड़कर आया करते थे। उन्होंने बताया था कि वह खड़ाऊ ही उन्हें उड़ने में मदद करती है। अभी वह खड़ाऊ उसी गुफा के भीतर रखी है। हिरनी, क्या तुम मुझे उस गुफा तक लेकर चल सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अवश्य तुम्हें वहाँ ले चल सकती हूँ। आइए, मेरे पीछे पीछे आइए। इतना कह हिरनी आगे आगे चलने लगती है और पीछे पीछे जय सिंह तथा वह युवती भी चलने लगती है। वह तीनों चलते चलते जल्दी ही उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं। राजकुमार, यही वह गुफा है जिसके भीतर वह खड़ाऊ रखी हुई है। तुम अंदर जाकर उन खड़ाऊ को उठाकर ले आओ। इतना सुनते ही जयसिंह गुफा के भीतर प्रवेश करता है। थोड़ी ही दूर अंदर जाने के पश्चात वह खड़ाऊ सामने ही दिख जाती हैं। वो रही खड़ाऊ। चलो, मैं जल्दी से खड़ाऊ को उठा लेता हूँ। वह जल्दी ही खड़ाऊ के पास जाता है। हे साधु बाबा, मुझे आपकी खड़ाऊ की आवश्यकता है। जैसे ही मेरा कार्य समाप्त हो जाएगा, मैं आपकी खड़ाऊ को सुरक्षित तरीके से वापस रख जाऊंगा। जयसिंह उन खड़ाओं को उठा लेता है और वहां से निकल पड़ता है। रेखा, अब तुम अपनी मित्र के साथ वापस गुफा में लौट जाओ। मैं अब राजकुमार के पास जा रहा हूँ। वैसे भी कुछ ही देर में सुबह होने वाली है। इतना बोलकर जयसिंह वहां से चल देता है। चलते चलते वह दोनों समुद्र के किनारे पर पहुंच जाते हैं। राजकुमार जी, मुझे लगता है कि वो सामने ही मयूर राज्य है। ये सब तो ठीक है मित्र, लेकिन हम दोनों इस समुद्र को लांग कर कैसे चले? जब तक समुद्र नहीं लांघेंगे तब तक तो कुछ भी नहीं हो सकता। राजकुमार जी, आप चिंता न करिए, उसका भी हल है मेरे पास। वो क्या हल है मित्र, मुझे जल्दी से बताओ। मित्र, मेरे पास ऐसी खड़ाऊ है जिसे पहनकर तुम आकाश में भी उड़ सकते हो। ये देखो, तुम जल्दी से इन्हें पहन लो। राजकुमार तुरंत ही उन खड़ाऊ को पहन लेता है। अच्छा मित्र, अब मैं चलता हूँ। रुकिए राजकुमार, आप ऐसे निहत्थे ही वहाँ जाकर उन दैत्यों का मुकाबला कैसे करेंगे? लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वहाँ पर कोई दैत्य भी है? फिर मंत्री पुत्र सारी कहानी राजकुमार को सुनाता है। मित्र, तुम बिल्कुल भी डरना नहीं। जैसे ही तुम उन दैत्यों के सामने जाना तो इस बांसुरी को बजाना। जैसे ही इस बांसुरी की आवाज उन दैत्यों के कानों में जाएगी तो वो सो जाएंगे। इसी का मौका पाकर तुम उन दोनों दैत्यों को समाप्त कर देना, फिर अंदर जाना। ठीक है मित्र, तुमने जैसा बोला है मैं वैसा ही करूँगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर राजकुमार खड़ाऊ पहनकर आकाश में उड़ चलता है।
हाँ, मैं यहीं पर उतर जाता हूँ। ये स्थान मेरे लिए उचित है। हे चमत्कारी खड़ाओ, तुम मुझे इसी स्थान पर उतार दो। इतना कहते ही वह आराम से जमीन पर उतर जाता है। अरे कौन है तू? यहाँ पर क्यों आया है? तुझे पता नहीं यहाँ आना मना है? जल्दी से बता, तू यहाँ क्यों आया है? राक्षस, मैं यहाँ पर राजकुमारी सुषमा से विवाह करने के लिए आया हूँ। अच्छा, तो तू राजकुमारी सुषमा के साथ विवाह करने आया है? तू यहाँ विवाह करने नहीं, तुझे तेरी मौत यहाँ खींच कर लेकर आई है। मुझे लगता है मेरे मित्र के द्वारा दी गई बांसुरी बजाने का वक्त आ गया है। वह तुरंत ही बांसुरी को बजाने लगता है। जैसे ही बांसुरी की ध्वनि दैत्यों के कानों में पड़ती है तो दोनों दैत्य बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। यही अच्छा मौका है इन दोनों दैत्यों को यमलोक पहुंचाने का। इतना बोलकर वह अपनी तलवार से दोनों दैत्यों के सिर को काट देता है। वैसे इन दोनों का अंत तो मैंने कर दिया। चलो अब जल्दी से महल के अंदर चलता हूँ। वह तुरंत ही महल के अंदर घुस जाता है। अरे कौन हो तुम, और तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गए? चलो जाओ यहाँ से। कहीं उन दैत्यों को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें खत्म कर देंगे। महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। जिन दैत्यों की बात आप कर रहे हैं उनको मैंने समाप्त कर दिया है। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो खुद चलकर देख लीजिए। राजकुमार की यह बात सुनकर सभी लोग बाहर आकर देखते हैं तो वास्तव में ही वह दोनों दैत्य मारे जा चुके थे। तुम कौन हो वीर युवक? तुम्हें पता नहीं आज तुमने हमें कितनी बड़ी गुलामी से आजाद करवा दिया। महाराज, मैं भीमगढ़ राज्य का राजकुमार विक्रम हूँ। मैं अपने देश से यहाँ तक आया हूँ ताकि मैं राजकुमारी सुषमा के साथ विवाह कर सकूं। जरूर राजकुमार, तुम्हारी प्रतिज्ञा अवश्य पूर्ण होगी। मेरी पुत्री के लिए तुमसे अधिक वीर पुरुष मुझे कहीं और नहीं मिल सकता। इसीलिए मैं स्वयं ही अपनी पुत्री के लिए तुम्हें चुनता हूँ। फिर बड़े ही धूमधाम के साथ उन दोनों का विवाह करा दिया जाता है। बेटा, मैंने मेरी पुत्री को बड़े नाजों से पाला है। यदि जाने अनजाने में मेरी पुत्री से कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा कर देना। नहीं महाराज, आप अपनी पुत्री की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आपकी पुत्री मेरी पत्नी बन चुकी है। अच्छा महाराज, आप मुझे जाने की अनुमति दें। इतना बोलकर राजकुमार तथा राजकुमारी दोनों ही जहाज पर बैठ जाते हैं। जहाज जल्दी ही राजकुमार तथा राजकुमारी को समुद्र के किनारे तट पर पहुंचा देता है, जहां उसका मित्र पहले से ही उन दोनों की प्रतीक्षा कर रहा था।
मित्र, विवाह की ढेर सारी बधाई आप दोनों को। अब हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। फिर वह तीनों अपने अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। वह तीनों जल्दी ही उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं जहां पर रेखा मंत्री पुत्र की प्रतीक्षा कर रही थी। रेखा, तुम कहाँ हो? जल्दी से बाहर आ जाओ। देखो, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। अरे, लगता है वह मुझे लेने के लिए आ गए। अच्छा मित्र, अब मैं चलती हूँ। मुझे शरण देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चलो प्रिय, हमारे साथ हमारे राज्य। वहाँ तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। लेकिन उससे पहले मित्र, हमें उन खड़ाओं को सही सलामत उसी गुफा में पहुँचाना होगा। राजकुमार तुरंत ही उन खड़ाओं को जयसिंह को दे देता है। जयसिंह तुरंत ही वहां से निकल पड़ता है और जल्दी ही उस गुफा के पास पहुंचकर गुफा के भीतर जाता है और उन खड़ाओं को वहीं पर रख देता है। राजकुमार ने उस परी राजकुमारी से भी विवाह कर लिया, जिससे उसका श्राप खत्म हो गया और उसके पंख निकल आए। राजकुमार, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यदि तुम मेरे साथ विवाह नहीं करते तो शायद मुझे मेरे पंख कभी नहीं मिलते। नहीं परी, धन्यवाद तो मुझे भी तुम्हारा करना है। यदि तुम मुझे ये चमत्कारी बांसुरी नहीं देते तो शायद मैं कभी भी राजकुमारी सुषमा से विवाह नहीं कर पाता। इसीलिए तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा राजकुमार, अब मेरा पृथ्वी पर आने का मकसद पूरा हुआ, इसलिए अब मैं वापस अपने परीलोक जा रही हूँ। इतना बोलकर सारी परियां आसमान की ओर उड़ती हुई चली जाती हैं।